So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी बेहतरीन वीडियो का। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शंस के बारे में। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसकी कॉस्ट 64,000 है, बट आलोक वाईडी कोड का अगर उसमें इस्तेमाल करेंगे आप तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 67,600 रुपीज़। सो प्लीज़ इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, आलोक वाईटी कोड का, जिसके बाद आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी 57,600 रुपीज़। ओके, चलिए। So this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. So अब हम अपने कोर्स ओवरव्यू की बात करते हैं, जहाँ पे हम डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, और साथ साथ में अपना स्टैटिक जीके चलता रहता है। तो जो हमारा अभी चल रहा है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस का इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर साथ साथ में हम लोगों ने कर लिया उसमें बेसिक स्ट्रक्चर, फिर साथ में हमने कर लिया उसमें अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम लोग अभी उसमें क्या खत्म कर चुके हैं, साथ साथ इसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल, मेकिंग, बेसिक और साथ में सेलिएंट फीचर हम लोग खत्म कर चुके हैं। और इसके इतने पोर्शन का जो आपके क्वेश्चन है, इन सबके जो एमसीक्यूज हैं वो हम लोग कर रहे हैं स्पेशल क्लासेस में। डेली जो हमारी स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, उसमें हम इन टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ वहाँ पे जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए उन क्लासेस को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अभी जो हमने और ख़त्म कर लिया है इसमें, वो कर लिया है सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और अभी हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डीपीएसपी, और साथ में फिर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये जब सारे हमारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तब इन टॉपिक्स के एमसीक्यू हम लोग फिर से सेम इसी तरीके से लाइव क्लासेस में करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जहाँ पे आप अपना आंसर भी सिलेक्ट करेंगे और लाइव बोर्ड पे आप सीधा देख पाएंगे लीडर बोर्ड पे कि आपका नाम आता है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे हर क्वेश्चन की डिटेल डिस्कशन, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो 8 और 9 तारीख, 2 तारीख की हम लोग एक साथ करेंगे। 8 तारीख में ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, इसलिए हम लोगों ने 8 और 9 के क्वेश्चंस को एक साथ क्लब कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करिए, ट्राई कीजिए इसे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू सॉल्व दिस। हेरोइन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड पॉड ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट। तो हीरोइन जो है वो मॉर्फिन से बनती है, जो ओपियम के पॉपी प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 80% ऑफ टोटल ओपियम जो है वो कहाँ पे, थाईलैंड में प्रोड्यूस होती है। और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ने जो रिलीज की है, अपनी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो रिलीज हुई है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम के द्वारा, ठीक है, ये इसे रिलीज करता है। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी योर करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। ये 84% थाईलैंड में नहीं, अफगानिस्तान में होती है। कहाँ होती है, अफगानिस्तान। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम कंट्रोल ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें उसने कहा है इंडिया आफ्टर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये पूरी चीज आपके सामने है। हीरोइन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है किससे होती है, मॉर्फिन से होती है, ठीक है, और जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओपियम के प्लांट से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। 84% जो दुनिया का पूरा ओपियम है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो होता है अफगानिस्तान में, रेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। इसमें मेन पॉइंट, एशिया जो है वहां पे 90% जो है ग्लोबल इलेक्ट ओपियम प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा, मतलब बिना कानून के, बिना परमिशन के सबसे ज्यादा एशिया में ओपियम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए, तो इतना ही था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए कि इंडिया ने 750 मिलियन एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है। India signed 750 million dollar agreement for MSME emergency response program to support increased flow of finance
तो ये किसके साथ इन्होंने अभी इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। देखिए इसे 750 मिलियन के बदले बिलियन भी कर सकता है या किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बट वो अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक के साथ अभी ये किया है एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया $750 मिलियन का एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन है, ही फ्लैश समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, इसे सॉल्व कीजिए। साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन है, ठीक है, किससे रिलेटेड हो गया, साइंस एंड टेक से, ठीक है। चलिए देखते हैं कर पाते हैं कितने लोग इसे। चलिए सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू सोर्स ऑफ लिथियम प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ हीलियम प्रोडक्शन या सोर्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्शन, क्या होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ए इज करेक्ट आंसर, सोर्स ऑफ लिथियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है ही फ्लैश। चलिए अब देखते हैं असल में है क्या। एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, उसने एक एविडेंस देखा है कि जो लिथियम जो है, लिथियम प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, किसमें होता है, लो मास सन लाइक स्टार्स में, ठीक है, जिन सन का मास, जिन स्टार्स का मास कम है उनमें होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई हीलियम कोर जो होता है वो बर्निंग फेज में होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूरी चीज़ क्या है आप समझिए इसके बारे में। पहली चीज़ आपको लिथियम का इंपॉर्टेंस समझना है, लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि लिथियम का जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ, तो ये कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी होने के बाद तभी इसका क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब बात देखो क्या है, सभी मैटर का उसी टाइम प्रोडक्शन हुआ, बट प्रॉब्लम ये है कि जो लिथियम का जो कंटेंट है, ठीक है, वो 4 के फैक्टर में बढ़ा है, इंक्रीज किया है, बट बाकी जो एलिमेंट हैं उनका जो फैक्टर है वो कई ज़्यादा गुना मिलियन टाइम्स में बढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ अलग से पॉइंट है लिथियम के और अलग दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। अब बात करते हैं लिथियम जो होता है ये अपने स्टार या सन की पूरी जो लाइफ होती है उसी के साथ साथ ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ये अभी तक ऐसा माना जाता था, ठीक है, अभी तक ऐसा प्रिज्यूम किया जाता था, ठीक है, बट अभी इसके बारे में कुछ डिस्कवरी आई है जिसके कारण इसको भी थोड़ा चैलेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे लिथियम से रिलेटेड जो आपको बेसिकली जानना है, ठीक है। इसमें मेन है इट इंप्लाइज दैट सन इटसेल्फ विल मैन्युफैक्चर लिथियम इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रॉय जो होता है लिथियम वो पूरा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इस बात को कहा जाता है कि आगे चल के सन बना सकता है। तो ये जो पुरानी थ्योरी थी उससे थोड़ा काउंटर करता है। मेन चीज हमें ध्यान रखनी है, ही फ्लैश वा क्या है। He flash is an onset helium ignition at the star core via violent eruption of end of the star core hydrogen burning phase as the source of lithium production। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, लिथियम प्रोडक्शन का फेज है ये, ठीक है। और ये फेज हमारे में कब आने वाला है, सन में अभी 6 से 7 मिलियन ईयर्स के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू महालनोबिस जी, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सी इवेंट उनके लाइफ से ये नहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे रिसेंटली करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी अभी रिसेंट न्यूज में रहा, ठीक है। तो पहला कहा जाता है, नोन एज इंडियाज प्लान मैन एंड द आर्किटेक्ट ऑफ country's statistical system, he conducted large-scale sample survey in Bengal famine between July 1944 and February 1945. He was instrumental in establishing National Sample Survey in 1950 and Central Statistical Organization in 1951. All of the above, सारी स्टेटमेंट इनसे रिलेटेड सही है, एकदम बढ़िया, एकदम अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो अभी यही है कि कोविड के टाइम में देखिए न्यूज़ ये है कि कोविड के टाइम में इनके द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज थी, ठीक है, या जो ये कहते थे उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो वही सब सारे पॉइंट है, ठीक है, कि किस तरीके से क्या है, आप बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। सारे पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट कर लिए इनसे रिलेटेड। बूटस्ट्रैप जो होता है वो स्टैटिक्स में इस्तेमाल होता है थोड़ा, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, मलक्का डायलमा इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री है जिसको मलक्का डायलमा हो रखा है, ठीक है, जो इससे ग्रसित है, आपको ये बताना है किसका दुख है मलक्का डायलमा। मलक्का स्टेट आप जानते ही हैं, ठीक है, तो आपको मलक्का स्टेट से रिलेटेड हर चीज़ पढ़नी होगी, ठीक है, उसे हमने अभी कवर नहीं किया है। बहुत जल्दी हम लोग सारे जितने भी हमारा स्टैटिक जो चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, उसके साथ साथ हर एक पॉइंट के हम लोग स्टैटिक के क्वेश्चंस डाल देंगे, ठीक है, ताकि और ज़्यादा क्वेश्चंस डे बाय डे बढ़ते चले जाएं, ठीक है। तो ये किसका है, ये है चाइना का, ठीक है, किसका है, चाइना का। तो चाइना मलक्का
स्टेट को लेके बहुत ज़्यादा क्या है, इनसिक्योर फील करता है, उसे लगता है कि सब इसके थ्रू उसे दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये कुछ प्रॉब्लम है मलक्का स्टेट से रिलेटेड चाइना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्शंस रिलेटेड टू। तो ये प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी डायरेक्शंस दी थी, ये किससे रिलेटेड दी थी? हेल्थ से, पुलिस रिफॉर्म से, रिजर्वेशन से, या रिवर डिस्प्यूट से? ठीक है, तो इस तरीके की जजमेंट के भी सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है पुलिस रिफॉर्म से। किससे? पुलिस रिफॉर्म से। तो रिसेंटली आपको पता है कि कानपुर में एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ, ठीक है, एनकाउंटर हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तो उसी से रिलेटेड प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस दिए थे पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाए, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाए, मिनिमम टेन्योर रखे 2 साल का डीजीपी का। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस और बाकी सब दूसरी तरीके की पुलिस को अलग किया जाए, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और ये कुछ पुलिस कमीशन है जो पहले बन चुके हैं, नेशनल पुलिस कमीशन 1970 से 81, रूबीरो कमीशन, फिर प्रबना भीला कमीशन, फिर मलीमत कमेटी, ये तो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रही है, फिर पुलिस एक्ट ड्राफ्ट कमेटी 2005, सेकंड ARC रिपोर्ट, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी सेकंड 2015। तो ये सब कुछ हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जोरदोजी आर्ट जो है, इसे कहाँ का GI टैग है? ये किसका? भोपाल का, लखनऊ का, दिल्ली का, जयपुर का? कहाँ का ये GI टैग है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसे मिला हुआ है, किस सिटी का? ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो ये कहाँ का है? ये है आपके लखनऊ का। ठीक है, तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ठीक है, तो ये लखनऊ का GI टैग है। ठीक है, चलिए, ये और भी जगह बनता है भोपाल में, बट लखनऊ के जोरदारी को क्या हुआ है? GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो वही है, अभी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। कहाँ पे? भोपाल में भी होता है। तो यही क्वेश्चन थोड़ा आपको ट्रिकी करेगा। मुगल्स इंडिया में लेके आए थे, सोने के फाइबर से क्या होता है, पूरी की पूरी कढ़ाई की जाती है, उसे ही कहा जाता है जोरदारी। 2013 में जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर ने, ठीक है, जो इसे GI टैग दे दिया था लखनऊ जोरदारी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नातांज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी। ठीक है, ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बतानी है। नातांज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी इज लोकेटेड इन सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ है? सोचिए, बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन जोग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट ये न्यूज़ से रिलेटेड है, इसलिए इसे करंट अफेयर का क्वेश्चन कहेंगे, बट ये आम बात है। ऐसे तो जोग्राफिकल लोकेशन भी बन जाती है अपने आप ही। ठीक है, चलिए, तो कहाँ पे है? ये है आपकी ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या है, रिसेंटली फायर ब्रोक हो गई है। ठीक है, नितांग क्या है? न्यूक्लियर फैसिलिटी है, अंडर वाटर इनरिच, क्या नाम है अंडरग्राउंड। और ये क्या करती है? यहाँ पे यूरेनियम की इनरिचमेंट का काम होता है। ठीक है, चलिए, बट बोला गया यहाँ पे कि कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, सब कुछ काबू में। नेक्स्ट है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको ये बताना है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता में से कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? ठीक है, चलिए, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? ना तो दिल्ली में है, ना तो मुंबई में है, ना तो बैंगलोर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में हेडक्वार्टर है। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक, चलिए, तो NATOMO पब्लिश्ड 4th अपडेटेड वर्जन ऑफ कोविड-19 डैशबोर्ड। तो इसने कोविड-19 का डैशबोर्ड जारी किया है। नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 1956 में बनाई गई थी। प्रोफेसर SP चटर्जी इसके फाउंडर थे। ठीक है, अब ये किसके अंडर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। ठीक है, और इसका काम क्या है? नेशनल एटलस मैप और बाकी सब मैपिंग से रिलेटेड काम करना इसका काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने 10वां क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आप सॉल्व कीजिए। मनरेगा प्रोवाइड कोटा ऑफ 100 days ऑफ वर्क। गरीब कल्याण रोजगार अभियान was started to provide employment to the migrant labor to grant 125 days of employment to the migrants और मनरेगा functions under Ministry of Rural Development। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बंधु यहाँ पे देखते हैं, मनरेगा प्रोवाइड कोटा ऑफ 100 days वर्क,
गरीब कल्याण 125 और मनरेगा वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये 100 दिन ही है, ये 125 दिन ही है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही है। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और रिसेंटली अभी न्यूज़ में ये आ रहा है कि बहुत से जो माइग्रेंट वर्कर हैं, बाकी वर्कर्स हैं, उनके जो 100 दिन का वर्किंग टाइम था वो खत्म हो चुका है। तो अब आगे क्या होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक, IMF, IMO, EIU। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं उसे, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन निकालता है इसको, ठीक है। चलिए, तो कौन निकालता है इसको? निकालता है वर्ल्ड बैंक। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है, ठीक है। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज कंसिडरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या कर रही है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स जो एक्ट है उसको बदल के नेशनल लॉजिस्टिक इफिशिएंसी एंड एडवांसमेंट प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एक्ट करने जा रही है, नेल्प करने जा रही है। मतलब वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी आए, पता चले कि भाई हमारा सामान कहाँ है, ज़्यादा फास्ट हो सके, इन्हीं सब चीज़ों से है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं, कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कावासाकी डिसीज मोस्टली कॉमनली किसको इफेक्ट करती है? जो चिल्ड्रन होते हैं 5 साल तक के, जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसे, या अडल्ट को, या सभी को। कॉमनली पूछा है, मोस्ट कॉमनली, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में एक पॉइंट, कावासाकी डिसीज के बारे में। बाकी क्वेश्चन कीजिए कि इसका कोई इलाज, ये क्यों होती है, इसका कोई वो नहीं पता है, ठीक है। ये होती काहे है, इसका कोई अभी तक ये नहीं पता ये होती क्यों है। तो चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर, इन्हीं को ये बीमारी होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं। तो अभी कोविड के टाइम देखा गया है कि कोविड के समय इस डिसीज़ के सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं बच्चों में, ठीक है। चलिए, तो ये जापानीज पीडियाट्रिक्स थे। पीडियाट्रिक्स मतलब जो छोटे बच्चों का डॉक्टर होता है, ठीक है, बेबी डॉक्टर, ठीक है, उसे कहते हैं पीडियाट्रिक्स। तो उन्होंने खोजा था, उनका नाम कावासाकी था, तो इसका नाम भी कावासाकी रख दिया गया, ठीक है। क्या है कारण, ये अननोन है अभी तक, ठीक है। 5 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा इससे वनरेबल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which government has decided to upgrade the Tehing Patkai Wildlife Sanctuary into a national park amid ongoing rollover allowing coal mining within its jurisdiction? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऐसा डिसीजन लिया है कि वो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में बदलने जा रही है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब है इसका आसाम। सही बात है, आसाम, ठीक है। क्या जवाब हो जाएगा? आसाम ने ये करने जा रही है, ठीक है। तो आसाम गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, इससे पहले क्या है, 6 नेशनल पार्क पहले से आसाम के पास। देखिए क्या है, काजीरंगा, नेमरी, मानस, औरंग और दिब्रू सैखोवा, ये पहले से ही, और ये 6th हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि ये 6th होगा, 5th होगा, 4th होगा, 1st होगा, तो ये 6th होगा, ठीक है। और बहुत सारे क्या क्या यहाँ पे मिलते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9 डैश लाइन लोकेटेड इन। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड वापस आया है, ठीक है। उस टाइम हमने पूछा था किस कंट्री से रिलेटेड है, आप पूछ रहे हैं कहाँ पे है ये, ठीक है। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन और रेड सी। 9 डैश लाइन, चलिए देखते हैं कितने लोग इसका जवाब कर पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14वें का 14 का साउथ चाइना सी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? साउथ चाइना सी, ठीक है। तो हमें पता ही है डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी देखिए चाइना क्या कर रहा है, एक और आइलैंड के ऊपर कह रहा है। चाइना देखिए इस टाइम पागल हो रखा है पूरे तरीके से, और बोल रहा है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, ठीक है। हर जगह बोल रहा है ये मेरा। तो अभी पार्टली ये आइलैंड है, उस पर बोल रहा है ये मेरा है। तो फिलीपींस के साथ उसे दिक्कत हो गई है। तो फिलीपींस ने क्या किया है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील की है, जो हेग में है, जहां पे अभी हम लोग एक केस हार चुके हैं अपना। कौन सा? नेवी वाला जो केस था उसे हम हार चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा इन्होंने, इसका जो जजमेंट आया उसने कहा कि जो चाइना ये कर रहा है गलत है। तो इसने चाइना ने कहा ये नल एंड वाइड है, मैं इसे नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हुई हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहे स्पार्टली आइलैंड्स, ये रहे पार्सल आइलैंड्स साउथ चाइना सी में। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। और ये जा रही है आपकी 9 डैश लाइन, जो ये सब चाइना बोलता है, ये 9 डैश लाइन जो है इसमें जो कुछ माल है सब उसका है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसके कारण कौन कौन से देशों से प्रॉब्लम है? वियतनाम से है, ताइवान से है, फिलीपींस से है, मलेशिया से है, ठीक है। इन सभी देशों से उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काटसा जो है किस किस पे इम्पोज करता है, ठीक है। आम बात है यूएसए कर रहा है,
तो यूएसए किस पे इम्पोज कर रखा है उसने काटसा? ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया या ऑल ऑफ द अबव, सभी पे। तो काटसा जो है वो यूएसए किस पे इम्पोज करता है? इन सभी पे करता है। ऑल ऑफ द अबव पे काटसा आपका अप्लाई होता है। मतलब ये है कि कोई भी देश दूसरा इनके साथ ट्रेड बाकी सब चीज़ें ना करे। तो वही है, अभी इंडिया M19 खरीदने वाला है, MiG-19, और हम लोग S-400 भी खरीदने वाले हैं। तो वही है कि यूएस ये थोड़ा धमकी सा दे रहा है कि हम काटसा के अंदर डाल देंगे तो बाकी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, काटसा के अंदर पहले भी काटसा में वो बहुत चीज़ें कर चुका है, बट लोग मानते नहीं है, ठीक है। कोई कंट्री नहीं मानती, सब अपना जो भी, और इंडिया तो मानेगा नहीं भाई। ईरान से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और रशिया से हम लोग हथियार इंपोर्ट करते हैं इतना ज़्यादा, और नॉर्थ कोरिया से चलो इतना कोई खास नहीं है लेना देना, बट फिर भी इसके लिए इंडिया इतना ज़्यादा रुकता नहीं, थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा कर देगा, बट ज़्यादा कुछ इंडिया करेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फिर से चाइना से रिलेटेड कुछ इशू है भैया, ठीक है। तो चाइना फर्स्ट जो ओपियम वॉर थी वो चाइना और रशिया के बीच में थी, ये पॉइंट है। और दूसरा है चाइना क्लेम ऑन व्लादिवोस्टोक। तो चाइना महाराज अब ये भी कह रहे हैं कि व्लादिवोस्टोक जो है रशिया में है वो भी मेरा पार्ट है, सब कुछ मेरा है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि फर्स्ट ओपियम वॉर जो हुई थी चाइना रशिया के बीच में थी, और चाइना व्लादिवोस्टोक के ऊपर क्लेम करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि भैया जो सेकंड हुआ है, फर्स्ट हुआ ऑप्शन हुआ गलत है, बी आपका सही है, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ नहीं हुई थी, उनकी ब्रिटिश के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? ब्रिटिश के साथ ओपियम वॉर हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, व्लादिवोस्टोक के ऊपर चाइना क्लेम कर रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने अपना फाउंडेशन ईयर बनाया, तो क्या नाम है, चाइना थोड़ा दुखी सा हो गया, ठीक है, फीलिंग सैड। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले ये क्विंग डायनेस्टी के पास था, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ तो ब्रिटिश ने ले लिया, पोर्ट में नाम रख दिया इसका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा व्लादिवोस्टोक, और यहाँ से एक ट्रेन भी चलती है, ठीक है। उस ट्रेन का नाम आपको मुझे बताना है। यहाँ व्लादिवोस्टोक से एक ट्रेन चलती है, ठीक है, और वो ट्रेन कहाँ तक जाती है आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। कोई तो ट्रांस नाम से एक ट्रेन है जो यहाँ से चलती है और कहीं जाती है, ठीक है। उस ट्रेन का नाम मुझे बताना है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चलती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछे व्लादिवोस्टोक की बाउंड्री कहाँ लगती है, तो देखिए नॉर्थ कोरिया से लग रही है साफ साफ बाउंड्री, और चाइना के एकदम करीब है, तो इसे क्या कहता है कि अपना है। चाइना बोलता है ये भी अपना माल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाइए। तो वही सब सारी बात है, ओपियम वॉर से रिलेटेड सब कुछ है, ठीक है। फर्स्ट ओपियम वॉर हुई थी चाइना और ब्रिटिश के बीच में, सेकंड जो हुई थी वो हुई थी फ्रेंच और ब्रिटिश एक साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बुबोनिक प्लेग जो है रिसेंटली न्यूज में है, ये किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या अमीबा से, ठीक है। चलिए, बैक्टीरिया का नाम भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुबोनिक प्लेग जो है ये किससे होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। जानवरों से इंसान में फैलता है, और इंसानों से इंसान में बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है, कतई जहर तरीके से, ठीक है। तो चाइना नए नए वायरस की खोज कर रहा है, ठीक है। चलिए, और बाकी सामान टिकाऊ बनाए ना बनाए, वायरस बड़े टिकाऊ बना रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में है, अभी ये कहीं देखने को मिला है, इस बैक्टीरिया से होता है चाइना में ही, ठीक है। तो क्या नाम है, ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है, एनिमल टू ह्यूमन मिलेगा, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये फैलेगा, और ये पहले भी एक बार ब्लैक डेथ करके करा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इदलिब प्रोविंस। ये पहली बार न्यूज़ में नहीं है, कई बार न्यूज़ में रहता है, तो आपको ये बताना है ये कहाँ पे है। कई बार ये न्यूज़ में रहता है, इधर कुछ ना कुछ बवाल चलता रहता है, ठीक है। तो जितनी भी बवाल वाली जगह है उनको पता करके रखा करो कि बवाल वाली जगह का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो इदलिब कहाँ है? ये इदलिब है आपका सीरिया में। कहाँ पे? सीरिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ फिर से गोलाबारी की गई है, तो बस सीरिया में है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, सो अब हमारा जितना भी हमारे डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू थे, ठीक है, डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू थे वो हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन पे। स्टैटिक में हम लोग कर रहे हैं अपना पॉलिटी का, और पॉलिटी में हम लोग कर रहे हैं अपनी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हम लोग खत्म कर चुके हैं 18 तक, और अब हम 19 से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला आता है हमारा, जो अब सेकंड आता है वो है आर्टिकल 19 to 22, यानी राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आता है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 19(1)(a). तो आर्टिकल 19(1) ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हर किसी को कहने और बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन करने की आज़ादी है। तो एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, कन्विक्शन, इंक्लूड। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इसी में है, फ्रीडम अगेंस्ट बंद भी इसी में है, राइट टू टेलीकास्ट, ठीक है, ये भी इसी में है, एडवर्टीजमेंट ये भी इसी में है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें और यहाँ पे लिख लीजिए। टू नो गवर्नमेंट एक्टिविटी, ठीक है, टू नो
गवर्नमेंट एक्टिविटी, ये भी इसी में है, तो एक तरीके से आरटीआई भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर की प्री सेंसरशिप नहीं लगेगी, ये भी यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट एंड पिकेटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड पिकेटिंग का मतलब यह है डेमोन्स्ट्रेशन करने का और शराब और आपकी दुकानें बंद कराने का, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक लास्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, स्ट्राइक का राइट आपको कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको फ्रीडम मिले हुए हैं, फ्रीडम राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भैया जो रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है इनमें, वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे ही केवल आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, एक्स्ट्रा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती है। तो ठीक है, देखिए किस किस के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिख सकती है। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर खतरे में है तो लग सकती है रिस्ट्रिक्शन, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट उसमें लग सकती है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट इसमें भी लग सकती है। तो अगर आप फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें और कोई न्यूज़ चैनल उठा के मान के चलिए हमारी रशिया के साथ दोस्ती चल रही है और कोई अच्छा बढ़िया सब कुछ चल रहा है, ठीक है, और कोई न्यूज़ चैनल उसकी बुराई करने लग जाए, तो क्या नाम है, गवर्नमेंट उसके ऊपर से एक्शन लगा सकती है, फिर उसे ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे उससे फ्रेंडली रिलेशन है और तुम उसे गलत दिखा के फ्रेंडली रिलेशन खराब कर रहे हो, ठीक है, तो इस सब ऐसी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के लिए भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। नेक्स्ट डिसेंसी और मोरालिटी, इसके लिए भी लग सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोड अगर वो होगा तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। डिफॉर्मेशन यानी खराब करना, नाम बदनाम करना, तो उसके लिए भी हो सकती है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए उकसाना, उसके लिए भी लग सकती है। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है कि भाई ये सारी फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है, और ये सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो अगर इसमें मैं डाल दूं वो एक अलग सी रिस्ट्रिक्शन कि 19(1)(a) में मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, किस लिए, ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखिए मोरालिटी भी बहुत लंबा चौड़ा शब्द है, पब्लिक ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा शब्द है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए तकरीबन ये सब कुछ कवर कर ही लेता है एक तरीके से, कुछ बचता कहाँ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट कितने सारे ऑर्डर देता है, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस बहुत सारी बातें हो जाएंगी, फ्रेंडली रिलेशन बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में तो सब कुछ आ जाता है, सोवेनिटी और इंटीग्रिटी में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको बोलने की आज़ादी देखा जाए तो पूरी तरह छीनी जा सकती है, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, ठीक है। बट कोई ऐसा ऑप्शन दिखे कि आपसे पूछे कि इसमें से किसी और एक वजह के ऊपर डायरेक्टली पूछे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इन्हीं सब के ऊपर क्या लग सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, टू नो गवर्नमेंट एक्टिविटीज, प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर और डेमोस्ट्रेशन एंड पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, और स्ट्राइक नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1) की बात करते हैं, यह है फ्रीडम ऑफ असेंबली ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, हर सिटीजन का राइट है असेंबल होने का पीसफुली, ये ध्यान रखिएगा, बट विदाउट आर्म्स, आर्म लेके नहीं, कट्टा लेके ठाए ठाए नहीं कर सकते हो बजरंगी भाईजान, बजरंगी जैसे, ठीक है। दे कैन कंडक्ट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक प्रोसेशंस, ठीक है। द राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, फिर से आपको बताया गया है, देखिए यहाँ पे पहले से ही मेंशन किया गया है कि भैया स्ट्राइक का राइट नहीं है, कि बाद में आप रोना धोना ये करो कि भाई हम लोगों को स्ट्राइक करने का राइट है, तो इसमें स्ट्राइक करने का राइट नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन आप कहाँ करोगे, ओनली ऑन पब्लिक ग्राउंड, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेशन करना है और सारे लोग आपके बरामदे में आके खड़े हो जाएं और बोले हम यहाँ से करेंगे, तो भैया आपकी भी तो जो प्राइवेसी का राइट है वो छीने जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो गांधी मैदान जाओ, जितना चाहे उतना चिल्लाओ, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, दिस इज क्या नाम है आपका, समझ में आ गया कि यहाँ पे आप लोगों को जो करना है डेमोन्स्ट्रेशन वो केवल पब्लिक ग्राउंड पे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या लग सकती है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर जो है उसके ऊपर, और सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी लागू कर सकता है कौन, मजिस्ट्रेट, जिसके कारण वो क्या करेगा, किसी भी असेंबली और मीटिंग को रोक सकता है। और सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी लग सकता है, जिसमें असेंबली 5 और 5 से ज़्यादा लोगों के असेंबली होने पे भी अनलॉफुल करार दिया जा सकता है। तो दीज आर और कब ये ऐसा किया जाएगा, और एक और बात ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक अगर दिखता है, अगर ट्रैफिक का भी दिखता है कि ट्रैफिक में प्रॉब्लम आएगी तो भी लगाई जा सकती है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है 191C। ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है और एफ में क्या है। ठीक है, तो 191C कहता है ऑल सिटीजन हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने वाला जो प्रोविजन है इसे ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट 2011। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है, 97th अमेंडमेंट 2011। ठीक है, तो आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव बना सकते हैं, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाई जा सकती है, सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। तो अगर आप पीछे बोले कि ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन बाकी फॉरेन स्टेट वाली ये सब वो सब यहाँ पे नहीं लगाई जाएंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 91D। ठीक है, अब इसमें 91C में एक दो पॉइंट और समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट टू गेट रिकॉग्निशन जो आपकी सोसाइटी है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कैसे कानून बने हुए उससे रिलेटेड। और इसके बाद एक और बात ध्यान रखिएगा, ट्रेड यूनियन को कोई राइट नहीं है यहाँ पे किस चीज का, बार्गेनिंग करने का, स्ट्राइक करने का और डेडलॉक क्रिएट करने का, इन सब के भी कोई राइट्स नहीं दिए गए हैं 191C के अंडर। नेक्स्ट बात करते हैं 191D की। सिटीजन जो है आजाद है, पूरी इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर और प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज में आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है 191E, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। हर इंसान को, भारतीयों को पूरी आज़ादी है कि भैया एवरी सिटीजन, ठीक है, कि वो कहीं पे भी जाए, रह सकता है, खा पी सकता है, घूम सकता है, जो चाहे कर सकता है, बट रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट 191F, राइट टू प्रॉपर्टी था जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि पहले कितने थे 19 के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो थे, ABCDEFG, तो टोटल थे पहले 7। टोटल पहले कितने थे इसमें 19 में 7 थे, एक हटा दिया तो कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू हटाया गया। यह बात आप ध्यान रखिएगा, किसके थ्रू हटाया गया, 1978 के थ्रू इसे हटाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 191G। 191G कहता है सिटीजन हैज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। हर कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे कि मुझे स्कूल के बाजू में धमाके की फैक्ट्री लगानी है, पटाखे की फैक्ट्री लगानी है, RTX बनाना है मुझे, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। और प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी रख सकती है। अब आप बोलें कि भाई 10वीं पास नहीं है बट मेरा मन है डॉक्टरी बनने का, ठीक है, पता चला पेट में इन्फेक्शन है, पता पूरी बॉडी चीर डाली, तो इसलिए प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन लगाई जाएगी, लाइसेंस भी लगाएगा भाई। ठीक है, बट एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि स्टेट को यानी गवर्नमेंट को किसी भी बिजनेस की मोनोपोली करने के लिए किस आर्टिकल के अंदर प्रोविजन अवेलेबल है। तो 19 आर्टिकल में जी में ये कहा है कि स्टेट कैन मोनोपोलाइज अ बिजनेस, मतलब जैसे रेलवे या किसी को भी मोनोपोली करना है कि केवल गवर्नमेंट ही उसमें काम करेगी, तो वो 191G के अंदर अवेलेबल है, उसमें किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा, ये जो 6 राइट्स दिए हैं ये ओनली अगेंस्ट स्टेट के हैं, मतलब जो स्टेट की डेफिनेशन है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है उसके अंदर जो भी है उन्हीं के अगेंस्ट है, नॉट फॉर प्राइवेट। तो प्राइवेट्स के लिए ये नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल पे ये नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट राइट्स इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल जो है 19(1) में। ठीक है, वो क्या क्या है इनमें, राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस, नो राइट टू स्ट्राइक और RTI। ठीक है, तो 19A में ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रीडम टू मूव इन और आउट इनसाइड द कंट्री। ये क्या है, ये जो है मतलब कंट्री के अंदर घूमने का तो इसमें दिया है, पर कंट्री के अंदर और बाहर आके जाने का, ठीक है, मतलब विदेश जाने का जो राइट है, ठीक है, वो कहाँ है, वो इसमें नहीं दिया गया, वो दिया हुआ है आर्टिकल 21 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस। तो अगर कोई भी क्राइम कर रहा है तो उससे रिलेटेड क्या आपके पास मतलब प्रोटेक्शन अवेलेबल है, उससे रिलेटेड इसके बारे में आर्टिकल 20 पूरी बात कहता है। तो पहला पॉइंट ये कहता है, ठीक है, ये 1 2 3 करके आप ध्यान रख लीजिएगा, ABCD, एक मिनट, 20A 20B और 20C ऐसे करके ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी करके पूछ लिया जाता है 20ABCD। तो पहला कहता है 20A, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ रेट्रोस्पेक्शन।
मतलब जिस टाइम आपने जो क्राइम किया है, देखिए नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड बाय अप्लाइंग लॉ बैकवर्ड, मतलब आज के टाइम में आपने चोरी की है मान के चलिए, ठीक है, तो आज के टाइम में आज की तारीख जो है 9 तारीख, ठीक है, 9 तारीख को चोरी के लिए 2 साल की सजा है, तो आपको 2 साल की सजा होगी। अगर 8 तारीख या इस 9 तारीख से पहले ये सजा 10 साल थी तो आपको 10 साल की सजा नहीं होगी, आपको 2 साल की सजा होगी। तो कोई भी जो कानून है, कोई भी लॉ जो है, कोई भी क्राइम आपने किया है तो आपको वही सजा मिलेगी, वही कानून लागू होगा जो उस समय लागू था, ठीक है, समझ में आ गई बात, जब आपने क्राइम किया। बट ठीक है, अगर ये देखिए इसमें एक और चीज़ है, अगर आगे चल के इसकी सजा, ये केस आगे बढ़ता रहा, आपको मालूम है हमारे यहाँ केस आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, तो आगे बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे आ गया और फिर उसके बाद क्या नाम है, यहाँ पे केस पहुँच गया, तो क्या इसके पास नई वाली सजा जो होगी वो लगेगी या फिर वो लगेगी? अरे भैया इसने क्राइम जिस टाइम किया उस टाइम की सजा, ठीक है, समझ में आ गई बात। बट ये डिपेंड करता है यहाँ पे जाके जज के ऊपर कि अगर उसे कम करनी है तो कम कर सकता है, ठीक है, बट अगर बढ़ी हुई है तो बढ़ा नहीं पाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अदर पॉइंट ध्यान रखने इसमें, ये केवल जो है क्रिमिनल केसेस में है, इसमें क्रिमिनल केसेस में, रेट्रोस्पेक्टिव लग सकता है सिविल केसेस में, सिविल और लॉ के केसेस जो होते हैं टैक्स लॉ के, उसमें आप पुरानी डेट से क्या लगा सकते हैं, कानून लगा सकते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में लागू नहीं होगा, ठीक है, किसमें लागू नहीं होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लागू नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नो डबल जियोपार्डी, ठीक है, मतलब एक ही क्राइम के लिए 2 बार किसी भी बंदे को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए। तो एक अमिताभ बच्चन की आपकी मूवी देखी होगी, तो अमिताभ बच्चन को एक क्राइम के लिए सजा हो जाती है, बाद में अमिताभ बच्चन जिसका मर्डर किया होता है वो जिंदा होता है, उसको दोबारा मार देता है, तो उसको दोबारा सजा हो ही नहीं पाती है, क्यों? क्योंकि उसका उस बंदे के मर्डर के केस में तो पहले ही सजा काट चुका है, वो बंदा तो पहले ही मर चुका है, ठीक है, तो सेम क्राइम की 2 बार सजा कैसे दे दोगे भाई, ठीक है, तो ये तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये केवल किसके लिए अवेलेबल है, ओनली कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के लिए। ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ट्रिब्यूनल्स, वहां पे फिर से हो सकता है, जैसे आर्मी का कोई पर्सन है उसने मर्डर किया, कोर्ट ने उसको सजा दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी कोर्ट जो है उसको अलग से सजा नहीं देगी, आर्मी कोर्ट अपनी सजा अलग से देगी, जो भी उन्हें करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि भैया वो अपना खुद का विटनेस खुद बने कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, तो ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ब्लड सैंपल देना, स्पेसिमेन देना, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, बॉडी दिखाना, और क्या नाम है, बॉडी मतलब वो नहीं दिखाना, बॉडी के पार्ट दिखाना चेकिंग के लिए, ठीक है, और कुछ देना, इन सब पे आप रोक नहीं लगा सकते क्योंकि ये सब मटेरियल इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके ए, बी और सी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वही ई एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, ठीक है, एप्लीकेबल ओनली ऑन क्रिमिनल केसेस एंड नॉट ऑन सिविल एंड टैक्स लॉ। इम्यूनिटी जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में अवेलेबल नहीं है, डबल जियोपार्डी जो है एप्लीकेबल है केवल कोर्ट केसेस में, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नहीं अवेलेबल होगा, सेकंड टाइम वो लोग कर सकते हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा, मजबूर नहीं कर सकते, चाहे वो ओरल हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, किसी भी तरीके से हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21, ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछे तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, नॉट यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, या फिर रूल ऑफ लॉ नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, नीचे लिखता हूँ, वहाँ पे मैं लिखूंगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। आर्टिकल 21 हमारा क्या कहता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए तो क्या कह रहा है, किसी भी इंसान की जो किसी भी तरीके की पर्सनल लिबर्टी को नहीं छेड़ा जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आप हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चलाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका चालान कट जाएगा, ठीक है, बट ऐसा क्यों कट जा रहा है, क्योंकि ऐसा प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा, एक कानून बनाया गया है कि भैया चला अगर हेलमेटवा नहीं पहनोगे तो 150 रुपए का तुम्हारा चालान फाड़ देंगे, ठीक है। बट अगर ऐसा कानून नहीं बनाया गया होता तो आपसे चालान नहीं काटा जाता। समझ में आ गई बात, इसे कहेंगे आर्टिकल 21 के तौर पे सिंपल भाषा में, ठीक है। अब हम समझते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। हम लोग इसे पहले की क्लासेस में भी समझ चुके हैं, बट वापस इसे एक बार थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये इसी आर्टिकल से बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, ठीक है। चलिए तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है,
सेलिएंट फीचर पे हम इसे कर चुके हैं। और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या है कि भाई कोई भी लॉ है, कोई भी कानून बनाया गया है, उसमें क्या देखा जाएगा? केवल प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। कानून बनाया है कि अगर आपने रेड लाइन क्रॉस की, ठीक है, तो आपका चालान कट जाएगा। प्रोसीजर देखा जाएगा, भाई प्रोसीजर ये है, इस तरीके से रेड लाइन क्रॉस की तो चालान कटेगा, चालान कोर्ट से कटेगा, पूरा प्रोसीजर देखेगा कोर्ट। हाँ, एकदम सही है, बात खत्म, बढ़िया, ठीक है। अब बात है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये देखा जाएगा, देखिए ड्यू प्रोसेस क्या होगा? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ प्लस प्रोसीजर शुड बी फेयर। शुड बी फेयर। अब आपसे वही सिंपल तरीके से बोल दिया जाए कि जो प्रोसीजर फॉलो हो वो भी क्या हो? फेयर हो, ठीक है। तो अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं है, ठीक है, तो प्रोसीजर के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये बोला जाए कि भाई रेड लाइन पे रुकना नहीं है, ठीक है, रेड लाइन पे गाड़ी को सर पे उठाना है, ठीक है, तो क्या प्रोसीजर सही? अगर गाड़ी सर पे नहीं उठाई तो आपका चालान कटेगा। तो प्रोसीजर क्या यहाँ पे फेयर है? प्रोसीजर फेयर नहीं है, तो इसके ऊपर क्या करेगा? कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकता है, बाद में नल एंड वॉइड कर सकता है आर्टिकल 13 की कैपेसिटी में अपने पास जुडिशियल रिव्यू में, ठीक है। तो यही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है? आपका ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस का कॉन्सेप्ट है। ये ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा कम अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चलिए आज से हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए क्राइटेरिया देखते हैं और दो केसेस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ए.के. गोपालन केस देखेंगे और मेनका गांधी केस देखेंगे। इन दोनों केसेस से रिलेट करके इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए.के. गोपालन केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें आपने जो ये लिबर्टी है इसकी बड़ी नैरो डेफिनेशन ली है। नैरो डेफिनेशन क्या लिया? देखो इसमें क्या कहा है, मीनिंग ऑफ लिबर्टी क्या लिया है? बड़ी नैरो डेफिनेशन ली है। किसमें? इस वाले केस में, ठीक है। इट मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटेड टू पर्सनल बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब केवल अपनी बॉडी से और कोई मतलब नहीं है पर्सनल लिबर्टी का यहाँ पे। बट मेनका गांधी का इसमें क्या लिया? ब्रॉडर, ठीक है, वाइड, बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन ली। और उसमें क्या कहा? वाइडर एंड पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी टू लिव विद डिग्निटी, डेवलप वन सेल्फ कैपेसिटी और दुनिया भर की बहुत सारी चीजें। और इसी केस के बाद उसने आर्टिकल 21 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें बताई जो किसमें आता है? आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं कि क्या क्या उसमें कहा गया। पहले उससे जानने से पहले ये देखते हैं। तो इसमें देखिए प्रोटेक्शन किसमें अवेलेबल है? आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। लेजिस्लेटिव यानी आपके लोकसभा राज्यसभा ने कोई कानून बना दिया, लॉ बनाया है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी? देखिए ए.के. गोपालन केस ने कहा नहीं अवेलेबल होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया है। बस ये देखा जाएगा लोकसभा राज्यसभा ने पास किया है ना, तो जो लॉ पास कराने का प्रोसीजर है, क्या वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है? वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है। तो जब वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है तो वो सही है, चाहे वो कैसा भी प्रोसीजर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। बट नेक्स्ट जो है मेनका गांधी केस में ये कहा, ठीक है भैया हम ये देखेंगे अनरीजनेबल अनजस्ट अगर प्रोसीजर मिलेगा तो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, हम नेचुरल जस्टिस को देखेंगे। तो क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अवेलेबल है? अवेलेबल है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो दिस इज मेनका गांधी केस और ए.के. गोपालन केस, ठीक है, दोनों को थोड़ा समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं इसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस, ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी में इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब क्या क्या आता है एक बार ऐसे ही सुन लीजिए, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें, लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी से जीना, डिसेंट एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री वाटर। भैया ये भी तो चाहिए। अब जैसे दिल्ली के जो हाल है, ठीक है, वो कौन सी डिग्निटी हमें दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लाइवलीहुड, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी भी मिलनी चाहिए, शेल्टर भी मिलना चाहिए, हेल्थ भी मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन भी मिलनी चाहिए 14 तक, ठीक है। लीगल एड मिलने का प्रोविजन इसमें है। अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसमें भी है, मतलब एक कोने में बंद नहीं करना जेल में। स्पीडी ट्रायल भी है, अगेंस्ट हैंड कफिंग भी है, अगेंस्ट इन ह्यूमन ट्रायल। तो आप ध्यान रखिएगा अगेंस्ट इन ह्यूमन ट्रायल जो है ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में है, ठीक है। साउथ में अभी ऐसा कुछ हुआ है, ठीक, जिसके कारण ये वाली चीज़ न्यूज़ में आ रही है। तो आर्टिकल 21 खतरे में है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवल अब्रॉड, अब्रॉड जाने का, ठीक है। मैंने कहा था 21 वाला 19 में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल है। फिर अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ये भी अवेलेबल है। और कस्टोडियन हैरासमेंट, यही वाला जो अभी रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा है, जो केस हमारे सामने आया है, ठीक है। चलिए तो वही अभी हम लोगों ने जो देखा था प्रकाश सिंह वाला केस, वही केस से रिलेटेड यहाँ पे आप प्रोविजन उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A के बारे में। तो आर्टिकल 21A बात किसके बारे में करता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पे कह रहा है स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एज 6 to 14। तो आपको ध्यान रखना है 6 से 14 साल के बच्चे की बात हुई है। यहाँ पे जब आर्टिकल 21 आपको देगा तो बोलेगा किस से किस एज तक की, 0 से 5, 0 से 5 क्या, 5 से 10 साल के बच्चों के, 5 से 14 साल के बच्चों की, इस तरीके से क्वेश्चन बना के देगा। तो ध्यान रखना 6 से 14 साल के बच्चों की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना एज मच मैनर स्टेट में डिटरमाइंड, अब ये स्टेट की औकात के ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुम्हारी जैसी औकात हो, तुम्हें इंटरनेशनल स्कूल वाली स्टैंडर्ड देनी है कि तुम्हें सरकारी स्कूल वाली स्टैंडर्ड देनी है, वो तुम्हारे ऊपर है। और इसे ऐड किससे किया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसके थ्रू किया गया था 2002 के थ्रू, 2002। और उसके बाद आया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसने इसे क्या किया? एनफोर्स किया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009 में, ठीक है। और एक्ट अगर पूछे, देखिए अगर पूछे राइट टू एजुकेशन एक्ट आपसे पूछ रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तब आंसर होगा 2009, ध्यान रखना, तब 2002 टिक मत कर देना, ठीक है। अब अगर पूछे आर्टिकल 21 कब आया, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन में कब आया, तब आपका क्या हो जाएगा? 2002, ठीक है, तब 2009 नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 22, कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट है, प्रोटेक्ट नहीं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरेस्ट का मतलब क्या है भैया? क्राइम करने के बाद, और डिटेंशन का मतलब क्या होता है? क्राइम करने से पहले, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है, पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये है प्यूनिटिव वाला, ठीक है। पहला वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज प्यूनिटिव। एक मिनट, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका प्यूनिटिव वाला, प्यूनिटिव क्राइम करने के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्यूनिटिव डिटेंशन दिख रहा है, तो अगर कोई क्राइम करता है तो उसे आपको बताना होगा कि भैया क्या आपको क्यों उठाया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। कंसल्ट आप लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने रखना होगा 24 घंटे के अंदर, एक्सक्लूडिंग जर्नी का टाइम, ठीक है, और हॉलीडे का टाइम। इसलिए देखो ऐसे केसेस में पुलिस सैटरडे को उठाती है, क्योंकि संडे को कोर्ट बंद होता है, तो सैटरडे को उठाया तो संडे पूरा आराम से तुड़ाई कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट है शैल नॉट डिटेन्ड फॉर मोर पीरियड देन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट अगर 24 घंटे के अंदर उसके सामने रखना होगा। अगर मजिस्ट्रेट जुडिशियल कस्टडी दे देता है, मतलब पुलिस कस्टडी दे देता है, तो पुलिस रहेगी, अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, नहीं तो उसके बाद उसे छोड़ना होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए किया जाता है ताकि बंदे को क्राइम करने से रोका जाए। तो जब भी आप चुनाव होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो जो एरिया के माफिया और डॉन भाई लोग होते हैं, इनको पहले से प्रिवेंटिव डिटेंशन उठा के बंद कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जेल में नहीं, मतलब उन्हीं के घरों में बंद कर दिया जाता है, या कहीं पर भी डिटेन कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि कुछ किसी तरीके का बवाल वो लोग ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे 3 महीने के लिए ही किया जा सकता है, ठीक है। और अगर उसके आगे आपको करना है तो एडवाइजरी बोर्ड जो होता है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें एक हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है। अब बात ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट चाहे, ध्यान रखना, पार्लियामेंट चाहे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो एज है, टाइम है, उसे कम ज़्यादा कर सकती है। जो इसने किया भी था 2 महीने, बट ये माना अभी भी 3 महीने जाता, 3 महीने ही लागू है, इसे अभी लागू नहीं किया 2 महीने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में वो डिवाइडेड है पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो एग्जांपल अगर इसका हम देखें तो टाडा, ठीक है, और पोटा, ठीक है, टाडा पोटा ये जो है, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। तो संजू मूवी देखी होगी आपने, तो आपको कुछ अंदाजा होगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे आर्टिकल कितने 22 तक खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल को हम आगे रेगुलर इसी तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज, और आप लोग ध्यान रखिएगा 10 तारीख को, मतलब 10 तारीख क्या, कमिंग संडे जो है आपका, ठीक है, 12 तारीख को, कमिंग संडे जो है आपका, संडे 12 तारीख को आपका 10 बजे स्पेशल प्लेटफॉर्म पे 10 AM आपका टेस्ट होगा, पॉलिटी का मॉक फर्स्ट होगा, ठीक है, मॉक 1 होगा। और इसमें जो आपके अभी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के जो चैप्टर्स हैं वो सारे होंगे, ठीक है। तो इसे प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिएगा और ज़्यादा नंबर में आइएगा, ठीक है। तो दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज़ माय कोड, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आलोक YT को फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।